म्यूट। तो नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। धन्यवाद सर। जैन जी, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। आरती जैन जी ने ज्वाइन किया है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। बबली सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। ब्रजेश्वर भट्टा जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। दीपा मदान जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। करमजीत सिंह बेदी जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। विनोद अग्रवाल जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। एक प्रश्न आया था अभी, अगर कोई अन्य रह गया हो और उसने ज्वाइन कर लिया है तो हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे प्रश्न अभी हरगुंदर जी ने प्रश्न किया था कि अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो कंसेप्ट क्या है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नॉर्मल फ्लो की अवधारणा इस प्रकार है कि जो हार्ट से ब्लड जा रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस अवधारणा पर कि ब्रेन की ओर जा रहा है, तो ये नीचे से ऊपर का जो मूवमेंट है, उसी प्रकार हमारे उंगलियों में 0 से ऊपर की ओर 9 का मूवमेंट है। 0 से नीचे ऊपर की तरह, इस तरह, ऐसी अवधारणा में 0 नीचे है, ऊपर 9 नंबर है, ये अवधारणा है। तो यानी ये नॉर्मल फ्लो है। इसके विपरीत कोई ऐसी अवधारणा जो अब नीचे कैसे जा रहा है, वही हृदय से रक्त ब्रेन में जब जा रहा है तो वो नॉर्मल अवधारणा है, ऊपर जा रहा है। उसी तरह शरीर में जब आर्टरीज जा रही है तो वो नीचे की ओर जा रही है, लेकिन वो भी नॉर्मल फ्लो है, क्योंकि हार्ट से नीचे जा रहा है और हार्ट से ऊपर जा रहा है। इसको नॉर्मल फ्लो माना गया है। यानी हृदय से कोई रक्त जा रहा है तो उसकी नॉर्मल अवधारणा की। अब इसके विपरीत जब वेन्स का मूवमेंट होगा, तो अगर आर्टरीज नॉर्मल फ्लो में होंगी तो ब्रेन्स का फ्लो कैसे हो जाएगा? अपोजिट सर, अपोजिट हो जाएगा। तो एक ये कंसेप्ट हो गया। तो वेरिकोज वेन्स के केस में जब भी कोई होगा तो अपोजिट फ्लो यूज करना पड़ेगा। उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम कहां से जाता है? नीचे से ऊपर जाता है। नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? वो हार्ट की ओर जाता है, यानी हार्ट की ओर जा रहा है। तो यानी हार्ट की ओर जाने की वजह से उसको सिस्टम में माना गया क्या? बोलिए। अभी आपने वेन्स बताया ना, अपोजिट फ्लो। हाँ, तो वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम दो सिस्टम है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आर्टरीज से जो शुद्ध रक्त है वो उसका फ्लो भले नीचे जा रहा हो, लेकिन वो हार्ट की तरफ से जा रहा है, इसलिए उसको नॉर्मल फ्लो माना गया। ये अवधारणा। अब अपोजिट फ्लो क्या हुआ? ब्रेन के स्टिमुलेशन, अगर ब्रेन से कोई ऑर्डर जा रहा है तो वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ब्रेन उसमें मेन फंक्शन कर रहा है और वो मैसेज को नीचे की ओर भेज रहा है। तो ये जो है हमारा अपोजिट फ्लो हो गया। तो ब्रेन से आ रहा है तो अपोजिट फ्लो, वेरिकोज वेन्स जा रहा है तो अपोजिट फ्लो, लिम्फेटिक सिस्टम जा रहा है तो अपोजिट फ्लो। इस अवधारणा पर हमारा नॉर्मल और अपोजिट फ्लो का आ रहा है। तो जब भी ब्रेन्स के केस आप देखेंगे, स्पेशली
तो उसमें अपोजिट फ्लो मिला है, OF लिखा मिलेगा। यानी आप जब भी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये प्रश्न आता है कि नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो, तो आप वेरिकोज वेन्स का इलाज किसमें करेंगे, तो आपको लिखना अपोजिट फ्लो में। लिम्फेटिक सिस्टम का इलाज किसमें करेंगे, तो आपको लिखना है अपोजिट फ्लो में। ब्रेन्स का जब इलाज करेंगे तो किसमें करेंगे, तो आपको लिखना है अपोजिट फ्लो में। इतनी अवधारणा, बहुत स्पष्ट अवधारणा, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर बना हुआ हो, ऐसा चैप्टर नहीं बना हुआ है, लेकिन ये अवधारणा के रूप में अलग से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के किन्हीं किताबों में दर्ज है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये अवधारणा है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं। सर ये एफरेंट एंड एफरेंट इंपल्सेस है, उनमें भी क्या ये लागू होगा? हाँ, नेचुरली ऊपर इम्पल्स आ रही है और मोटर नर्व आ रही है तो उसका अपोजिट फ्लो होगा। तो नीचे वाले में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, नीचे वाले में तो नॉर्मल फ्लो में देते ही हम। जो ब्रेन से स्टिमुलेशन हो रहा है, जो ब्रेन से सीधे जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोग अपोजिट फ्लो देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्रेन से आ रहा, और तो हम लोग नॉर्मल फ्लो दे ही रहे। राइट। मेन तो नॉर्मल की बात, मेन तो अपोजिट फ्लो में आती है परेशानी। तो अपोजिट फ्लो के 2 ही 3 मेन उदाहरण मिलते हैं आपको। ब्रेन से कोई स्टिमुलेशन हो रहा तो उसका अपोजिट फ्लो, वेरिकोज वेन्स मिल रहा तो उसका अपोजिट फ्लो, और लिम्फेटिक सिस्टम में होता है उसका अपोजिट। बस यही 2-3 एग्जांपल आपको पूरे उसमें मिलेंगे। सर ये जो अपना इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे आर वर्किंग विद द फीडबैक सिस्टम। हाँ जी, चलिए इंडोक्राइन फीडबैक है, नहीं, फीडबैक की अगर ट्रीटमेंट अपोजिट पे जाएगी क्या? नहीं, फीडबैक करें तो ब्रेन से, जो देखिए ब्रेन, जब भी ब्रेन का इलाज करेंगे तो ब्रेन के स्टिमुलेशन की बात है, तो उसमें आप जरूर इसको लगाएंगे और शेष नॉर्मल फ्लो में आएंगे। केवल अपोजिट बहुत कम है, अपोजिट बहुत कम एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है, इसलिए हम लोगों को सिखाना है और सीखना है। ठीक सर, एक कल जो आपने क्लास लिया था, कल जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्लास लिया था, हॉट एंड कोल्ड की बात की थी, जो मैंने पूछा था आपसे, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उस पे एक फीडबैक मैं देना चाह रहा था। जी सर। आपने जो कहा था कि हार्ट, किडनी और TW के यांग डिफिशियंसी के पॉइंट्स लगाने को, तो मैंने आपका जो वॉल्यूम 10 है अपना उसका ट्रेटाइस का, उस पे पेज नंबर 3 पे 18 नंबर का वो हाथ में ठंडे पे मैंने जो पॉइंट लगाए, दैट वाज P7, P6, CV6, CV16, H5, UV15, GV14, H7 एंड H9। रिजल्ट ये आया सर, लगाने के करीब 20-25 के बाद मिनट के बाद आई गॉट टोटली फेंटेड। ये एक ड्रॉबैक नजर आया, टोटली फेंट हो गया। एनीवे रिकवर किया गया, मुझे उठा के पकड़ के उठा के खड़ा कर दिया गया, आई रिकवर्ड। और उसके बाद थोड़ी देर तक मैं ब्लैंक था, मुझे नहीं पता चल रहा था मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन उसके बाद मैं रिकवर कर गया। और तब से और अभी मतलब इट हैपेंड एट 11 o'clock मॉर्निंग, 11 बजे सुबह हुआ था ऐसा, और तब से अभी तक मैं लगातार सो रहा था। नींद बहुत बढ़िया आई, पूरे दिन नींद आई, बहुत बढ़िया नींद आई, भूख नहीं लगती थी, भूख भी अच्छी लगी थी, खाना भी ठीक से खाया, प्यास बहुत लगती थी, प्यास का पता ही नहीं चला क्योंकि सोता रह गया मैं लगातार। अभी जो है इस वक्त मुझे ठंडक जो लगती थी हाथ और पैर में और पीठ में, वो ठंडक से पूरा मुझे निजात मिल गया। अब मैं चाहता हूँ किडनी और TW की जो आपने यांग की बात की, वो मैं ढूंढ नहीं पाया, मैं उसमें कंफ्यूजन था। मैंने आपको लिखा था, आपने पढ़ा था, शायद अगर कुछ समझ में आया तो आगे बता दीजिएगा। सर आपने जो डिटेल हमको भेजा है, मैं चाहता हूँ कि डिटेल आप हमको, जितनी बीमारी आपकी है उनका डिटेल, जैसे आपने टुकड़ों फ्रैक्शंस भेजा है, मैं चाहता हूँ कि सारी बीमारियों का उल्लेख आप कर दें। हम आपको प्रोटोकॉल 2 बनाकर भेज दें, आप उन प्रोटोकॉल को लगाने की कोशिश करिए। उसमें हम ये जरूर है कि जब हम प्रोटोकॉल भेजेंगे तो आपसे, अगर 2 प्रोटोकॉल भेजेंगे तो 200 रुपये ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, राइट। और अगर किसी और इलाज कहीं चल रहा हो तो उसकी कॉपी जरूर भेज दीजिएगा। नहीं, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चला था। ठीक, थैंक यू। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे सीनियर थे। सर मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ, वो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना मुझे? कल मैंने बिल्कुल नहीं सुन पाई सर। मैडम ये कोई डेली का कोई काम नहीं है, ये ऑलरेडी जाता है एक
बना हुआ सिस्टम, एक सर उसमें चैनल है, उस चैनल में आप जाएंगी, आपको अपने आप ही मिलेगा। हम अच्छा इसीलिए सर, अगर हम डेली सब करते रहेंगे तो फिर हमारे आज की डेट में हमारे लगभग 500 होने जा रहे हैं वीडियो। यस सर, तो हम यस सर, सबका नहीं डिटेल रख सकते, हमने तो अपने डाला, उसी में हमको अच्छा 2 घंटे लगता है अच्छा, लोग उसमें अपलोड मिल करने जाएगा, में, ठीक, और हम भेज देते हैं अपने चैनल में। उस ठीक है, वीडियो है, ओपन है, ओके सर, यूट्यूब में है, पब्लिक है, ठीक है, कोई प्राइवेट भी थैंक नहीं यू, है। थैंक यू सर, ठीक है, आप उसी में देखिए, अब वहीं पर आप ठीक, तलाशिए, उसमें सब ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब ठीक आपकी है, सुविधा के लिए किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। तो हम लोग बात कर रहे थे उपचार सूत्र की। पुराने भी देख लेती हूँ, आपके काफी पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खूब खूब है। आप जब 500 करीब होने जा रहे हैं, आप लोग खूब देखिए। हम तो चाहते हैं ना कि आप देखिए, मैं तो तभी तो आप देखती हूँ ना। तभी तो आप प्रसन्नचित होंगे, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, और तभी। अनावश्यक रूप से आपका पैसा न खर्च हो, हम लोग यही चाहते हैं। हाँ जी, नहीं मैं तो देखती हूँ। जहाँ आवश्यक है वहां तो आप खर्च करिए, लेकिन अनावश्यक पैसे खर्च करने की आवश्यकता जी नहीं है। आप है। अपना थोड़ा और उसको जनहित में यूज करिए, जी जनता के हित में, और रोगों के दूर करने की दिशा में आगे बढ़िए। जी तो अब हम लोग बात कर रहे थे उपचार सूत्र हम लोग का है, और ये सेमेस्टर 1 के चैप्टर 4 पे हम लोग है। तो अब जो उपचार विधियों की और जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि पूरे शरीर को हम लोगों ने कई भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक चित्र में आपको चित्र दिखाई पड़ा होगा, यहाँ देखिए, ये चित्र है। अब इस चित्र को देख लें तब वहां शुरू है। अब जब हम लोगों के नॉर्मल बात हुई ऑर्गन्स की, तो अब ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय माने और टुकड़े में, यानी और डीप में। मतलब अगर हम कोई शरीर को पूरा शरीर का भाग मान लें, तो ऐसा तो नहीं कि पैर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम चेस्ट में करेंगे तो भी इलाज होगा। तो हम लोगों ने कहा कि और डीप, एक तो जब तक पूरे शरीर एक इकाई के रूप में, फिर शरीर को कई टुकड़ों में वर्गीकृत कर दें, तो हम लोग उस एरिया पर अधिक इफेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस इफेक्टिविटी के लिए कुछ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कुछ प्लॉटिंग अलग से की गई। तो उनका जैसे है कि आप 4 उंगलियां हैं, तो 1 2 3 4 हमारे सब मालूम है। एक सबसे छोटी, इससे बड़ी 2, फिर 3, ये 4, ये 5, अंगूठा हमारा 5, ऐसे यहाँ भी हो सकता है। तो अब शरीर का देखिए, शरीर को जो है कैसे किया गया। शरीर का राइट में देखिए, राइट से शुरू हुआ, इन से शुरू हुआ ना, सामान्य से, तो सामान्य 1, हाथ को दूसरा वाला हाथ को 2, फिर पैरों में आ गए, पैर में जो राइट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और लेफ्ट वाला 3 हो जाएगा, सामान्य विशेष के उदाहरण के आधार पर। और ये 5वां नंबर ये हुआ, और इसमें पूरा आपका आ गया। तो ये 5, इस तरह 5 वर्गीकृत किए गए। तो यानी अगर कभी हाथ की प्रॉब्लम हो, तो उनका कहना है कि स्टिमुलेशन अगर नंबर 1 पे आप करेंगे छोटे स्मॉल फिंगर में, तो आप राइट हैंड का इलाज कर सकते हैं इस स्टिमुलेशन के बेसिस पर। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब अवधारणाएं हैं, ये कंसेप्ट है। ये मत अभी कहिएगा कि इनको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिला है कि नहीं मिला है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये अवधारणाएं हैं। जैसे अवधारणा और बनाई गई थी किसी पहले हमारे बनाया था ऋषियों मुनियों ने, वैसी अवधारणाएं ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नया डेवलपमेंट है। ये 25 वर्ष को केवल, मतलब 25 भी वर्ष नहीं हुए हैं, लगभग 2001 से आज 2025 है, तो 24 वर्षों का ये यात्रा है। इस 24 वर्षों की यात्रा में ये सब पॉस्टुलेशंस हैं, और इनके आधार पर ट्रीटमेंट किया गया है। और ट्रीटमेंट में नॉर्मली माना जाता है कि अगर 50-60% आपका सही माना जाता है, या 60% सही होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, 60% सही माना जाता है, तो ये माना जाता है कि ये थेरेपी सही है। लेकिन अभी कोई इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी नहीं दे पाए हैं, तो इसलिए ये मत प्रश्न होगा। लेकिन इनके अवधारणाओं के आधार पर कि अगर आपके शरीर के दाहिने में है, तो अगर दाहिने उंगली को आप ये करेंगे, कोई भी उंगली को बाएं दाएं कोई भी उंगली करेंगे, तो इस पर अगर दर्द होता है तो आप यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन अवधारणाओं के आधार पर उंगलियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण किया गया। क्लियर? तो इसी में उन्होंने कहा कि अगर कोई भाग प्रभावित है, तो उस रोग में जहां पर हाथ में करेंगे, स्मॉल फिंगर में आप घुमाएंगे,
तो वहां पर अगर दर्द होगा या प्रॉब्लम होगी तो इनमें दर्द भी मिलेगा। जैसे प्रोफेसर पार्कजीवू ने कंसेप्ट दिया कि हाथों में वो, तो ये चूंकि सब जुड़े हुए हैं, तो इस अवधारणा पर अब ये अवधारणा कौन सी मानी जाएगी? अगर मानी जाए तो क्या मानी जाए? कोई बताना चाहेगा? हरगुंदर सिंह तो बताना चाहेंगे साहब? आप तो बोलिए। हाँ जी सर, क्या पूछा आपने? कुछ बताना चाहेंगे इस पॉइंट पर कि ये अवधारणाएं को कंसेप्ट है, हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्यों ऐसा मान रहे हैं? बेसिकली तो आप कई बार बता चुके हैं कि डॉक्टर पार्कजीवू ने जो यहाँ से आने के बाद जो सिद्धांत उन्होंने बनाया था, उस पर बेस्ड है ये। हाँ, उस पर बेस्ड है, तो इस पर बेस्ड है। और दूसरा हम लोगों का एक और बेस है आयुर्वेद में मन को रखा गया है और आत्मा को रखा गया है। तो उस अवधारणा के आधार पर हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी जो परमात्मा है उसका अंश हम लोग कह रहे हैं कि आत्मा है, और आत्मा हमारे शरीर में रहती है, और हर हमारा कण जिसको सेल बोलते हैं वो जीवित सेल है। और अगर जीवन है उसमें, तो उसमें भी कोई कोशात्मा होनी चाहिए, नहीं? जैसे प्राण तत्व क्या है? प्राण तत्व हम लोगों ने कहा ना कि जो चेतना है वो है प्राण तत्व है। तो अगर चेतना है तो वो आत्मा के रूप में है। तो अगर हम लोग परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा को मान रहे हैं, तो आत्मा हमारे हृदय में है या हमारे शरीर में है, तो अगर उसका कोई अंश है तो वो कोशात्मा में होगा, यानी हर सेल में होगा। इसीलिए जब आप कोई चुभोता है पिन, तो आपको दर्द होता है, क्योंकि वो अगर डेड होता, अगर इसमें कोई जीवन नहीं होता, अगर डेड होता, तो इसमें कहीं कोई आपको सेंसेशन नहीं होता। लेकिन यदि है तो इसमें कोशात्मा का है। तो परमात्मा, आत्मा, कोशात्मा, ये तीन कंसेप्ट के आधार पर ये पूरा वर्गीकरण है। अब इन उंगलियों में प्रोफेसर पार्कजीवू वो कह रहे हैं कि अगर इन उंगलियों में उन्होंने प्लॉटिंग किया, उन्होंने इन्हीं उंगलियों पर सारे चाइनीज के मेरिडियन को प्लॉटिंग कर दिया। तो प्लॉटिंग तो ये तो पूरे शरीर में थी, लेकिन रीजनल डिवीजन में उन्होंने कर दिया ना, हाथों में इन्हीं सब में कर दिया, 2 उंगलियों में कर दिया, और यहाँ कर दिया, और थंब में कर दिया, और पीछे कर दिया, और ये सब पर अपनी सारे मेरिडियंस स्थापित कर दिए, और उन मेरिडियंस के पॉइंट लोकेशन दे दिए। और उन मेरिडियंस में पॉइंट लोकेशन पर जब हम लोग करते थे, तो हम लोग कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा और हम लोग भी कह रहे हैं कि उन पॉइंट पर अगर हमने GB23 आपने कोई यूज किया हुआ है, तो GB23 का जो शरीर में स्थान है वही इस पर है, और उसका असर पड़ रहा है। यह तत्व भी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी कहीं और टैली करे न करे, यही आयुर्वेद के सिद्धांत से टैली करता है। जी सर। अगर ये आयुर्वेद का सिद्धांत न होता तो वो सिद्ध नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर GB23 हमने स्थापित किया है, तो कैसे पैर में वो जो पॉइंट है वो स्थापित, वो स्टिमुलेट हो गया है। तो ये कोशात्मा, जो आत्मा, परमात्मा, कोशात्मा का जो कंसेप्ट है, इस आधार पर ही ये सत्य हुआ कि यदि कोशात्मा ये है तो ये स्टिमुलेट कर रही है, और वो समझ रही है कि हमारा ये पॉइंट है, तो वहां पॉइंट पे कम्युनिकेट कर रही है। राइट। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हमारे BHB की किताब में लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन को लेने के लिए लंग्स में, और ऑक्सीजन को लेने के लिए जो आर्टरीज हैं, तो उनका जो और एल्वेलाइज का जो कनेक्शन होता है, उन कनेक्शन में इतनी तेजी से ट्रांसफर होता है कि यह विश्वास करने का आधार होता है कि जो वेंट है वो एक दूसरे की प्रति संवेदना भी रखते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। अदरवाइज जो टाइम रखा गया था, टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत समय अधिक है, जबकि 0.003 सेकेंड्स में वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो अवधारणा है, तो कोई ऐसा एलिमेंट जरूर है जो एक सेल, यानी सेल नहीं, एल्वेलाई, मतलब अल्टीमेटली वो सेल हुआ, तो एल्वेलाई दूसरे एल्वेलाई से अगर कम्युनिकेट ना कर रहे, तो कैसे समझ जाए कि ये हम लोग पूरा ले लिया? तो ये अवधारणा भी
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने मेरा कोई वो नहीं, लेकिन मेरा मत है कि ये अवधारणा भी उसी अवधारणा से मिल रही है जहां कोशात्मा का कंसेप्ट है, अदरवाइज वो कैसे कम्युनिकेट करती है? वो नॉट ओनली वो कोई प्रोसेस में करती है और बगल वाले से संपर्क करती है। वेंट कहा गया उनको कि वो वेंट इतनी तेजी से खुलते हैं कि वो समझ में नहीं आता, टाइम अलॉटेड अधिक है लेकिन टाइम अलॉटेड के पहले ही वो हो जाता है। तो यानी देयर शुड बी ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू एल्वेलाइज, ये कंसेप्ट तो वो भी कोशात्मा का कंसेप्ट है, चाहे उसको हम क्लैरिटी में बोलें या न बोलें, या कोई माने या न माने, कंसेप्ट। सर इस जो हमारी विधा है ये एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इसके मूलतः सूत्रधार कौन है? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रणेता वो तो जी सर प्रोफेसर जेपी अग्रवाल हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ के प्रोफेसर जेपी अग्रवाल है क्योंकि उन्हीं की उसमें रिसर्च सारा वर्क हुआ इस पर, और वही हुआ आयुर्वेद के सिद्धांतों पर स्टडी करके और आयुर्वेद के वात पित्त कफ और जो उनके और सिद्धांत है उनको करके एक्यूप्रेशर पर चिकित्सा का आधार तैयार किया गया। ठीक, तो ऐसे ये पूरा किया गया। तो इस प्रकार जो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कहीं अनामिका में दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पैर में होगा तो आपको फिंगर नंबर जहां 3-4 है वहां नीचे 3-4 है, तो उस 3-4 को उन्होंने कह दिया कि 3-4 माने क्या होगा, हमारी उंगली नंबर 3-4, तो 1-2-3-4। तो इस पर अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग पैर का कर लेंगे, इसमें करेंगे तो हाथ का कर लेंगे। ठीक, ये अवधारणा वहां से तो रीजनल ट्रीटमेंट का आधार तैयार किया गया। ये आपको थ्योरी बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे तैयार हुआ। जैसे हम लोग ट्विस्टिंग कर रहे थे वही ट्विस्टिंग का यहाँ भी है कि वहां पर पेन होगा, 1 नंबर में पेन होगा तो 1 नंबर पे आपको ट्रीटमेंट करना है ना। ये वर्गीकरण है। फिर ब्रेन का वर्गीकरण किया गया। सर जो प्रेशर की पोटेंसी है वो उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि कितना डीप प्रेशर आप इसमें वैलिड मानते हैं? नहीं, यहाँ जब आपका देखिए उसको हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बताना नहीं चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हम लोग क्या उदाहरण, जब आगे चल के आप सीनियर हो जाएंगे, हम मतलब इसके हिसाब से सीनियर मतलब जी में, तो वहाँ अवधारणा थोड़ा सा बदल, देखिए हर चीज नहीं बता सकते ना, वहां बताते हैं कि अगर आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं और आप हल्का स्टिमुलेशन दे रहे हैं देन यू आर टोनिंग, ओके जी, एंड वेयर यू आर गिविंग डीप स्टिमुलेशन यू आर सेडेटिंग इट। ओके सर, ओके। इसीलिए जो मैं बार बार कहता हूं, मैं मेथी को प्रेशर कहता हूं कि मेथी लगाइए, मटर लगाइए, चना लगाइए, लेकिन जब स्टार मैग्नेट की बात आती है तो मैं शांत हो जाता हूं, मौन हो जाता हूं। एक सेमेस्टर 1 में हम भी एसएम की बात करते थे, स्टार मैग्नेट की, 2 में हम भी बात करते थे, लेकिन 7 में पहुंचते पहुंचते हम लोग एसएम की बात करना बंद कर दिया। और एसएम आपके स्टार मैग्नेट का कंसेप्ट आप देखिए पुरानी किताबों में मिलेगा, नए में मिलेगा नहीं जल्दी। सर मेरे पूछने का अर्थ केवल इतना ही था, जैसे इस विधा का नाम एक्यूप्रेशर है ना, तो प्रेशर मीडियम को आप यूज करते हैं कि नहीं? क्योंकि जनरली सीड कलर और मैग्नेट की बात ही होती है। प्रेशर मीडियम ना, हम जो एक्यूप्रेशर में जो हम जनरली यूज करते हैं, हम हाथ से दबाव का प्रयोग करते हैं या टूल से करते हैं, तो आपकी विधा में मैग्नेट, कलर और सीड 3 चीजें हैं। हाँ, हमारे मैग्नेट, कलर और ये मैग्नेट है और कलर है और सीड है। सीड में हम सीड का यूज ऐसा नहीं कि सीड लगा देते हैं, सीड में हमेशा कहते हैं सीड जो भी लगाते हैं उनको कहना चाहिए कि हल्का हल्का स्टिमुलेशन दीजिए। हम लोग बोलते हैं कि हल्का स्टिमुलेशन दीजिए, तो हल्का स्टिमुलेशन देने का मतलब हमारा यह है कि आप उसमें नॉर्मली टोन कर रहे हैं, और अगर कोई बात होगी तो सीड बैलेंस कर लेगी उसको, बस इतना है। इसलिए सीड बेस्ट मानी जाती है अगर आपको टोनिफिकेशन और सिडेशन नहीं मालूम है तो। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर, यही जिज्ञासा थी बस। सर भारद्वाज किताब में जो दिया है 108 और पेज पर, कि उसमें तो स्टार मैग्नेट का लिखा हुआ है, 5 स्टार मैग्नेट जो आप दिखा रहे हैं चेहरे के ट्रीटमेंट में। नहीं, वो ऐसा है मैग्नेट, ऐसा है मैडम,
वो नॉर्मली देखिए स्टार मैग्नेट की बात और 5 स्टार मैग्नेट में देखिए, वो हम दूसरी बात कर रहे हैं कि हम 5 स्टार मैग्नेट हम लोग लिखते हैं, नॉर्मली इनका फायदा वहां होता है जहां एक्यूट डिजीज है। तो ये अभी आप करके एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, यही इसीलिए कंफ्यूजन बोल रहा, कंफ्यूजन। नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई तो एक्यूट हुई, तो हम कहते हैं स्टार, ये 5 स्टार मैग्नेट लगा लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर, क्योंकि क्लस्टर सीडेट करता है। आप कभी देखिएगा उसके गुण में, वो सीडेशन है, नॉर्मली सीडेशन है। इसलिए पेन में जब यूज करेंगे तो सीडेशन यूज करेंगे ना, फायदा मिलेगा उससे, इसलिए फायदा मिलेगा। लेकिन जब आप टोनिफिकेशन और उसकी बात करते हैं तो हम लोग फिर मैग्नेट की बात करते हैं, पीला मैग्नेट, व्हाइट मैग्नेट। क्लियर मैडम? क्लियर क्लियर। हम ये नहीं कह रहे, किताबों में पहले तो लिखा हुआ है, पहले तो हम लोग कर ही रहे थे। मैंने आपको कहा, मैं इसी कंफ्यूजन कर रहा था ना कि कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है ना, हम लोग 7वें सेमेस्टर की बात पहले दूसरे में नहीं करना चाहते, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। एक जगह हमने भी कह दिया, उनको वो पब्लिक थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई हम विड्रॉ कर रहे हैं अपने को। तो सर ऐसा है, जहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट लगाए गए उनको हम सीडेशन के भी मैग्नेट लगा सकते हैं। क्लस्टर आप मैडम ऐसा करिए ना, उनको टेस्ट कर लीजिए ना, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, वो सीडेशन मैग्नेट लीजिए, एक मैग्नेट लीजिए, एक मैग्नेट लीजिए, वो सीडेशन है, इसको लीजिए, सीडेशन है ना। हाँ जी, बड़े मैग्नेट पे रख के देखो तो सीडेशन है। हाँ, तो आप देखिए उसमें सीडेट, इसका मतलब सीडेशन है। चाहे हम येलो के साथ करेंगे तो चिपकेगा नहीं, जहां चिपकाती है जिस भाग में, वहां पर टेस्ट देखिए, तो जो व्हाइट मैग्नेट होगा उन दोनों में एक दूसरे का आकर्षण क्षमता, दो अपोजिट फ्लोर जो है अपोजिट चिपक जाते हैं, और दो जो सामने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जी मालूम। तो इसी सिद्धांत पर आधार पर तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, क्लस्टर हम भी यूज करते हैं, कभी कभी क्लस्टर वहां यूज करते हैं, मान हमको कुछ करना है तो हमने कर दिया क्लस्टर, तो नॉर्मली क्या है, हमको अधिक फायदा वहां हो जाता है जहां हमारा एक्यूट डिजीज है। लेकिन जहां हमारे क्रॉनिक डिजीज है वहां वो फायदा कभी कभी नहीं करता। क्यों? तो यहाँ पर जो क्लस्टर लिखा है वहाँ सीडेशन के भी मैग्नेट लगा सकते हैं। देखिए आप उल्टा कर रही है, हमने ये उल्टा नहीं कहा, ये उल्टा नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि वो क्लस्टर मैग्नेट जहां लिखा हुआ है तो नॉर्मली वो एक्यूट डिजीजेस में यूज होता है, तो वो कहीं कहीं सीडेट करके आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपको फायदा लगता है। अच्छा लगना माने फायदा लगना, ठीक। उस पर बहुत डिबेट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर फंस जाएंगे फिर। सर थोड़ा सा स्टार मैग्नेट भी सेम ही करेगा ना, कि क्लस्टर इज अ 5 स्टार, राइट? तो मैग्नेट को चेक कर लीजिए, आपको चेक करने की पावर आपके पास है। ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। ये स्टार मैग्नेट और 5 स्टार मैग्नेट में जो इनको डाउट्स सवाल पैदा हो रहे हैं, तो नॉर्मली हम सीडेशन तो करते हैं, पर वहां पर साइज भी देखते हैं कितना एरिया कवर हो रहा है। स्टार 5 स्टार मैग्नेट एरिया ज्यादा देता है हमको, दैट इज द आइडिया वी माइट बी यूजिंग। उसी से बना है, स्टार से तो बना है वो। आइडिया वही है कि जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए वो बड़ा क्लस्टर कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसकी जगह हम लोग कभी कभी हम कहते नहीं कि मेथी की चौड़ी पट्टी बांधिए, तो वही बात है जो स्टार मैग्नेट का काम है। एनीवे हम लोग आ रहे हैं, चलिए। स्टार मैग्नेट इसमें लिखा हुआ तमाम किताबें, पुरानी किताब है, मतलब पुरानी में शुरुआती किताब है। तो शुरुआत में हमारे पास देखिए, शुरुआत में कोई भी विधा अपने को डेवलप करती है। आप अब के उसमें कोई प्रोटोकॉल में, लेटेस्ट प्रोटोकॉल में स्टार मैग्नेट जल्दी कहीं देखेंगे नहीं, किताबों में नहीं, किताबों में नहीं देखेंगे आप, पहले आपको खुद मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो क्लैरिटी खुद ही दिखाई पड़ जाएगी, किताबों को दिखाई जाए तो ये देख लीजिए और वो देख लीजिएगा। एनीवे हम आगे चलें। मस्तिष्क का क्षेत्रीय वर्गीकरण, तो शरीर का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा है। हम लोग शरीर के वर्गीकरण की बात कहीं करेंगे। देखिए एक ये है, इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं, ये तो है नहीं, इसमें भी नहीं मिला। एक शरीर का वर्गीकरण है
तो वो आप लोग तो हम लोगों ने शरीर को बिल्कुल बीचों बीच सीवी मेरिडियन के उससे माना है। तो सीवी मेरिडियन का जो भाग आ रहा है वो ऊपर में देखिए मस्तिष्क में कैसा आ रहा है, कहां पर आ रहा है, देखिए जीरो कहां, बिल्कुल ये चिन से बिल्कुल बीचों बीच चिन से शुरू होकर के, और नोज जो है ये वाले पर इस एरिया में जीरो आ रहा है। नॉस्ट्रिल जो है इसमें आ रहे हैं, दिखाई पड़ रही है आपको? ये तो 0 नंबर हो गया। राइट साइड में हम लोगों ने कहा है कि 1 और 2 आएगा, तो 1 व्हाइट से दिखाया गया है और 2 और 4, 1 के बाद 4 आएगा, और लेफ्ट साइड में 2 और 3 आएगा, अभी हम बताया निरंजन जी ने। तो उसी अवधारणा पर 0, 1, 4 राइट साइड में और 2, 3 लेफ्ट साइड में आ गया। अब देखिए 2, 3 देखिए, 2 में थोड़ा सा आईज आ रही है और 3 में भी आईज का लेफ्ट पार्ट आ रहा है, और 4 में भी आईज का राइट पार्ट आ रहा है, और 1 में आईज का बीच का पार्ट आ रहा है। क्लियर? ये वर्गीकरण का आधार है कि हम लोगों को इस चेहरे पर बनाना, और पीछे की तरफ 7, 8, 9 आएगा और 5, 6 5 आएगा, 4 के बगल में 5, तो राइट में होगा तो 4 के बगल में 5 आएगा, 5 को ब्लैक से दिखाया गया है, 8 को व्हाइट से दिखाया गया है, और 7 को व्हाइट से दिखाया गया, और 9 को बिल्कुल बीचों बीच पीछे की तरफ, जहां पर आपका वो बैक वाला जो क्या कहते हैं ऑसिपिटल वाला एरिया, वहां पे दिखाया गया। इस तरह वर्गीकरण है। तो अब साइड से भी दिखा दिया गया। इस वर्गीकरण के आधार पर आपको ट्रीटमेंट की आसानी हो गई कि ये नंबर आपको मालूम है। अब 8 नंबर का मतलब हुआ, तो 8 नंबर माने जो भी 8 नंबर का आपको प्लॉटिंग हो आपकी उंगली में कहीं पर, तो इसके आधार पर इसमें कहीं दर्द हो रहा हो तो उस नंबर की उंगली में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो वही उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब का उपचार उंगलियों के पोरों पर 5 स्टार मैग्नेट बनाकर किया जा सकता है। सिर के किसी भाग में चोट लगने का कोई दर्द है, गांठ है, ट्यूमर है, सिस्ट है, तो ये इस संबंधित उंगली के पोर का चयन करें। ये फेलेंजेस की बात है, आपको बंद कर दीजिए, किसी का खुला हुआ है शायद। तो फेलेंजेस पर ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये प्रारंभिक दिशाओं में है, बाद में तो आगे और भी ट्रीटमेंट तैयार किए गए हैं इस पर फेलेंजेस में, जो आगे देखेंगे आप लोग। तो उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी खुला हुआ है शायद, बंद कर लीजिए जो इसका भी हो। तो शून्य मतलब 0 एरिया बीच में आया ना, उसमें मस्तक है, नाक है, मुंह है, सामने के दांत है। अगर यहां पर है तो आप इसमें, और ऊपर के 3 भाग कर लीजिए, देखिए ऊपर के 3 भाग, वात, पित्त, कफ, ऊपर के देखिए 3 भाग भी हो गए, देखिए बगल में दिया, ऊपर वात, आंखों की जो कान के आसपास का पूरा एरिया पित्त, और उसके नीचे एरिया कफ, तो 3 भाग भी हो गए। तो इनके आधार पर उस उंगली के पोरों पर और फेलेंजेस पर, मतलब पोर माने फेलेंजेस पर उपचार हम लोग दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है, इसको एक्सपेरिमेंट करके आप इसको देख सकते हैं कि मान ले अगर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर 0 में आपका है, अगर उस उंगली में 0 पर करेंगे, दाहिने अंगूठे में उसमें करिए और 5 स्टार मैग्नेट लगाइए या मेथी की पट्टी लगाइए, तो आप उसका दर्द दूर हो जाएगा आपका, या गांठ कोई होगी तो उसका दर्द होगा, दूर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। उसी तरह बाएं कान के उसमें आप करेंगे तो यानी वो टेम्पोरल लोब में रोग होगा, तो उस वाले पर आप करेंगे उंगली संख्या जो आपका 6 के कफ, वात या पित्त, किसी ऊपर नीचे कहाँ आ रहा होगा उस पर आप कर लेंगे। ऊपर वात में हो रहा तो वात में, पित्त में हो रहा था पित्त, कफ में, ये आपको लगेगा इस एरिया में हो रहा है तो दर्द उस एरिया में, इस एरिया में हो रहा तो यहाँ, इस आधार पर भी आप करेंगे। तो ये उपचार में वो है कि आपको पॉजिटिविटी, मतलब यानी आपका रोग काफी कुछ दूर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा 100%, लेकिन इतना जरूर है कि आपको निजात दर्द से काफी मिल जाएगी। ये तो है, ठीक है, ये इनका कंसेप्ट है, और कंसेप्ट है, और ये एक्सपेरिमेंटल सिद्ध भी है, ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं है,
एक्सपेरिमेंट किया गया। इसी तरह सिर मस्तिष्क के क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर उंगलियों के पोरों के माध्यम से मस्तिष्क का सरल और प्रभावी उपचार किया जा सकता है। मस्तिष्क के कर्मेंद्रीय होने के कारण हाथ पर दिया गया उपचार मस्तिष्क के बाह्य और आंतरिक भागों पर सीधा प्रभाव करता है। अब ये क्यों कंसेप्ट लिया गया? जो हम लोगों ने क्या कहा कि जो ये ब्रेन है, इस ब्रेन के एक्सटेंशन के रूप में हम लोग कर्मेंद्रीय में माना, कौन एक्सटेंशन माना? हाथों को, और इसीलिए हमने मन के साथ इसको जोड़ा हुआ है। याद करिए ना, मन के साथ आठवीं उंगली को, तो मन के साथ जो हम लोग 8वें नंबर उंगली में हम लोगों ने हाथों को जोड़ा है ना, कर्मेंद्रीय में, हाथ को कर्मेंद्रीय में 8वें में, इसीलिए। और हम लोगों ने क्या किया है कि पैरों को हम लोगों ने दिशा के साथ जोड़ दिया है। ये कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आपको करना है। तो इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का सिस्टम बनाया हुआ है, आगे और पीछे दोनों का। तो कर्मेंद्रीय का भी जो एरिया में, उस एरिया में जो भी आ रहा है उसका आप उपचार कर सकते हैं। तो दोनों कई तरह, इस नंबर 1 उंगली के नंबर पर भी आप कर सकते हैं, 2 नंबर की उंगली कर सकते हैं, उस आधार पर 0 पे कर सकते हैं, और ये वात पित्त कफ 3 आपके जोड़ हैं, तीनों में आप कर सकते हैं। फेलेंजेस हैं, 2 फेलेंजेस हैं, तो जहां अगर 0 में आना है तो वात और पित्त ऊपर फेलेंजेस है, कफ का नीचे फेलेंजेस है। ज्वाइंट पे नहीं, ये फेलेंजेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए यही वाला, आप देखिए ये जैसे 7 नंबर पे कहीं है तो 7 नंबर के इन्होंने 5 स्टार मैग्नेट फेलेंजेस में लगा दिया है। 4 नंबर में है तो 4 नंबर में बात ज्वाइंट पे आया है तो उन्होंने फेलेंजेस पे लगा दिया। तो इस तरह उपचार की एक सिस्टम बनाया गया था, फिर बनाया गया। अब देखिए हम लोग मेडुला और ब्रेन स्टेम पढ़ा, नीचे से ये चित्र दिखाई पड़ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर, जी बिल्कुल दिख रहा है। ये जो नीचे से जा रही है ऊपर डंडी की तरह, ये हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जहां ऊपर मिल रही है उसको हम लोगों ने कहा है मेडुला। देखिए मेडुला लिखा मिल रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे लिखा हुआ है मेडुला, ठीक है। तो मेडुला के जैसे, मेडुला जहां पर होती है तो मेडुला स्पाइन का सबसे ऊपर का पार्ट है। स्पाइन ऐसे है तो समझ लीजिए मेडुला यहाँ पर है, ऊपर टिप पर मेडुला है। अब मेडुला से देखिए, ये थोड़ा सा बात कहीं समझ लीजिए, जो नए लोग हैं, पुराने लोग समझ रहे होंगे कि मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन, ये देखिए आपको अगर लगता हो पेड़ के तने की तरह है कि नहीं है, और पेड़ की तरह ऊपर गुच्छा, जैसे ऊपर वाला वृक्ष जो है पूरा पत्तियों से उससे होता है, तो ऐसा वृक्ष लग रहा है कि नहीं लग रहा? ऊपर देखिए ब्रेन को। यस सर, यस सर, जी सर। उस वही कंसेप्ट है। इन्होंने कहा कि पोन्स, मेडुला के बाद मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन एक तने की तरह है। यूं तना यूं होता है तो तना की तरह है। तो देखिए पोन्स लिखा मिल रहा है, मिड ब्रेन नहीं दिखाई पड़ रहा शायद ना, मिड ब्रेन और ऊपर है, ऊपर दिख रहा होगा नहीं, मिड ब्रेन नहीं लिखा नहीं है, तो मिड ब्रेन नहीं किया सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो मेडुला से शुरुआत नीचे, उसके बाद बीच में पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन इससे नाम है कि वो ब्रेन, फोर ब्रेन माने फ्रंट, फोर ब्रेन, मेन ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, उनके बीच में मिड ब्रेन होता है, तो वो लोकेशन की वजह से उसको मिड ब्रेन कहा गया है। तो पोन्स, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन ये मिलकर के एक तने का निर्माण करते हैं जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। तो प्रश्न कभी आए कि मेडुला ब्रेन स्टेम के किस भाग में स्थित है, तो आप क्या लिखेंगे? मेडुला ब्रेन स्टेम के किस भाग में स्थित है, नीचे कि ऊपर? ऊपर, बॉटम पार्ट, 9 नंबर पर सबसे नीचे मेडुला है, नीचे आएगा, नीचे मेडुला, नीचे है सर, बीच में पोन्स और उसके ऊपर मिड ब्रेन, ठीक। तो ये आपको उत्तर लिखना है कि अगर आए कि सबसे ऊपर कौन स्थित है तो मिड ब्रेन, बीच में कौन स्थित है तो पोन्स। अब पोन्स के बगल में, पोन्स की स्थिति देखिए, पोन्स के बगल में आपको लिखा मिल रहा होगा सेरेबेलम,
ये तो साइड का है भाग ना, एक तरफ का दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ है, ये इधर भी है इधर भी है, ठीक है। सेरेबेलम इधर भी है इधर भी है, तो वो सेरेबेलम जो लिखा मिल रहा है ये बिल्कुल पोन्स के लेवल पर है, उसी प्लेटफॉर्म पर है। क्लियर? इससे क्या मतलब है कि पोन्स जो है, पोन्स, इसीलिए आप याद करिए पोन्स को हम लोगों ने कहाँ रखा है, फिंगर नंबर 7, फिंगर नंबर 7, और हमने उसी में रखा हुआ सेरेबेलम को, इसीलिए रखा क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर है। और मिड ब्रेन को हम लोगों ने रखा है फिंगर नंबर 8 में, जहां मन है, जहां लिम्बिक सिस्टम है, वहां रखा हुआ है। क्लियर? इसीलिए ये इसी अवधारणा के आधार पर, और मिडुला को हम लोगों ने रखा हुआ है फिंगर नंबर 6 में, क्योंकि वो स्पाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो वहां हम लोगों ने मिडुला को रखा हुआ है, और मिडुला और स्पाइन एक ही उंगली में है। हम ये चित्र दिखा दिया। अब देखिए, अब इसमें कहा हम वही चीज बता रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो हम लोग कह रहे हैं, मिडुला शरीर के संपूर्ण नर्वस सिस्टम के इंपल्सेस को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जो भी ब्रेन में कोई घटना घटी, कोई भी ब्रेन में घटना, वो शरीर कोई भी आपको टच किया, कोई मक्खी ने काटा, कोई मच्छर ने काटा, कोई भी बात हुई, कोई भी सर्दी गर्मी लगी, तो ये क्या करती है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को, यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं हमारे सेंसर है, यहाँ पर सेंसर हमारे, सेंसर को आप अगर भाषा में कहें, नॉर्मल भाषा में द्वारपाल कह सकते हैं। तो ये द्वारपालों ने सूचना दे दिया कि भैया सर्दी लग रही है, तो ये उसी ने कहा, बताना, मैसेज किया, एक कहा गया, ये और नोट कर लीजिए, कहीं आप नोट कर सकते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के बैक साइड से जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पीछे है, उसके पीछे, उसका पीछे भाग, आगे भाग हुआ, तो ये एंटीरियर पार्ट से न जाकर के पोस्टीरियर पार्ट जाते हैं। ये कहीं नोट कर लीजिए, ये अब सेकेंड सेमेस्टर में आपको बताएंगे, फिर दोबारा सेकेंड सेमेस्टर में फिर बताएंगे, लेकिन फिर अभी नोट कर लीजिए, पोस्टीरियर भाग से जाते हैं ये सूचनाएं, जो जाती हैं एफरेंट नर्व कहलाती हैं, यानी नीचे से ऊपर जाने वाली, इनको एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट नर्व बोलते हैं। इनको बोलते हैं फ्रॉम डाउन टू टॉप। तो एफरेंट, इनको सेंसरी भी कह देते हैं। सेंसरी क्यों? सेंसेस को बताती है। तो ये सूचना चली गई ऊपर, और ब्रेन में जाकर के उसने सूचना दे दिया, और ये कहा, तो ये जब गई तो मेडुला के माध्यम से जाती है, मेडुला में गई, मेडुला ने फिर ऊपर दे दिया, ब्रेन को दे दिया। ऊपर से कोई बात हुई तो ऊपर से कोई, पोन्स क्या करता है, ठीक ऊपर पोन्स है, सेरेबेलम है। सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम का काम बहुत महत्वपूर्ण है। सेरेबेलम चुंगी चौकी है, हम लोग बार बार कह चुके हैं, ये चुंगी चौकी याद कर लीजिए, चुंगी चौकी है, टोल टैक्स है, कोई भी आएगा जाएगा, सूचना कोई भी लाया जाएगा, वहां जरूर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, चाहे वो एफरेंट नर्व हो चाहे इफरेंट हो। इफरेंट माने ऊपर से आने वाली इफरेंट नर्व, जिसको हम लोग मोटर नर्व भी कहते हैं, जिसको हम लोग मोटर नर्व भी कहते हैं। तो मोटर नर्व माने इफरेंट नर्व। और स्किन से, ये और छोटा सा नोट कर लीजिए कहीं, वो स्किन से जो सूचना जाती है वो है सेंसरी नर्व, और ऊपर ब्रेन तक जाती है। ब्रेन से जो मोटर नर्व आती है वो स्किन पर नहीं आती, वो आप कहां जाती है, कोई बताएगा? मसल्स में सर। यस, वो मसल्स में जाती है। वो मसल्स को कोई काम करने के लिए कहती है, विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम पूरी जानकारी देता है, पोस्चरल पूरी जानकारी देता, भैया हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, हम लेटे हैं, तो कहता है कि बताइए, उठिए, काम करिए, ठीक है। ये अब मेडुला में देखिए, अब पढ़िएगा, चौथी लाइन, तीसरी चौथी लाइन। मेडुला में हृदय केंद्र, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटर सेंटर, स्वेलिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर,
कफिंग सेंटर होने के कारण मेडुला के प्रभावित होने पर कभी कभी शरीर में परिलक्षित खांसी, उल्टी, धड़कन जैसे सामान्य से लाभ नहीं मिलता। यानी फिर नोट कर लीजिए, यानी अगर कोई ऐसी बीमारी इन्हीं की उल्टी हो, धड़कन हो, ये अनकंट्रोल्ड हो, व्हेन इट इज नॉट कंट्रोल्ड, देखिए नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई अनकंट्रोल्ड हो, ये इसका मतलब कि ब्रेन प्रभावित हो रहा है। तो मेडुला का जो भी हम लोग मेडुला में कहाँ रखे हुए, फिंगर नंबर 6 में, आयुर्वेदिक प्रेशर में फिंगर नंबर 6 में हम लोगों ने कब ज्वाइंट में रखा मेडुला को, और हम लोगों ने चाइनीज में UB10 में मेडुला को रखा हुआ है। UB10 मेडुला का पॉइंट है। तो हम लोग मेडुला को अगर मेथी भी लगा देंगे उस सिंगल पॉइंट पर, सिंगल मेथी लगा देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, और यहाँ मेथी पट्टी लगा देंगे तो काम बन जाएगा। आपको टोन सीडेट मालूम है तो टोन कर दीजिए, शुरू में आप टोन करके देखिए, आपको फायदा होगा तो आप टोन रखिए, इसका मतलब मेडुला कहीं प्रभावित है। तो ये मेडुला में रेस्पिरेटर कितना बढ़िया सेंटर है, स्वेलिंग सेंटर, ये सब सारी चीजें हैं। क्लियर, आगे चले जी सर। अब तो इन्होंने कहा कि 6-7 से संबंधित उंगली पर मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम किए गए हैं। अब इन पर कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो इन पर उपचार देंगे। पैरों की लड़खड़ाहट, चेहरा, सिर, गर्दन, धड़ आदि, क्योंकि हमने कहा ना कि ऊपर से आने वाली और नीचे से जाने वाली सब सेरेबेलम होता है, इसलिए हेंस बोलिए, हेंस फिंगर नंबर 7 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन थेरेपी। क्लियर, आप देखिएगा फिंगर नंबर 7 बहुत ट्रीटमेंट है। फिंगर नंबर 7 में दिशा है, फिंगर नंबर 7 में पैर है, और फिंगर नंबर 7 में हमारा सेरेबेलम और पोन्स है। सेरेबेलम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने जाने के लिए चुंगी चौकी है, तो इसलिए बहुत अधिक इस पर उपचार हम लोग देते हैं। तो देखिए कहाँ युवा बाएं मेडुला से देखिए उनके रोगों के लक्षण है, जोड़ों में दर्द, मधुमेह तक उसमें देखिए लिख दिया गया है। यानी कभी कभी डायबिटीज आपका मेडुला से संबंधित हो सकती है। ब्रेन कवरेज, यानी कभी डायबिटीज अनकंट्रोल डायबिटिक हो तो मेडुला में हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में बताएंगे ट्रीटमेंट। फिंगर नंबर 7 में हम लोग देते हैं। क्लियर, मधुमेह, धड़कन बढ़ना, खुजली, इरिटेशन मतलब अनकंट्रोल्ड इरिटेशन हो, खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, अनकंट्रोल्ड हो, मतलब आप लगाएं स्किन पे लगाएं और वहां लगाएं ठीक ना हो पा रही है, एलआई में लगाएं, स्किन पे लगाएं तब भी ठीक नहीं हो पा रही, तो इसको समझ जाइए जहां कहीं भी अनकंट्रोल्ड यानी कोई चीज जो व्यवहारता है ठीक हो जानी चाहिए नहीं हो पा रही है, वहां हमारा ध्यान ब्रेन के केसेस में जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन से संबंधित 60% बीमारियां होती हैं। क्लियर, जो जाने अनजाने होती हैं, जो हम लोग जानते नहीं है। दांत में दर्द, अनकंट्रोल दांत में दर्द हो तो भी, और वैसे भी आप लगा सकते हैं, मेडुला में लगाइए, मेडुला उसमें। मसूड़ा में सूजन, सियाटिका का दर्द, सिर दर्द, शरीर में सूजन, कान में मवाद। ठीक है, मेडुला से संबंधित एक और ऑर्गन है कान का, उसको बोलते हैं हम लोग, कॉकलिया के बगल में है, को जानते हैं, एपरेटस कहलाता है, वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस, वो भी वही काम करता है जो मेडुला करता है, कंट्रोलिंग का, आपको बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग वो भी काम करता है कान वाला। आप लेटते हैं तो वो भी सहयोग देता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। वो एपरेटस है, वो इससे संबंधित नहीं है, वो कान से संबंधित नहीं है, वो फंक्शन करता है मेडुला के वो सेरेबेलम के रिलेशन, मतलब उस तरह का बैलेंसिंग का। अब देखिए पोन्स वाला बता दिया, पोन्स हम लोगों ने कहाँ रखा, फिंगर नंबर 7 में। देखिए कब्ज, भूख न लगना, अब आपको समझ लग रहा होगा कि वहां है, ये सब अनकंट्रोल्ड वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन पे आ गए ना ये सब अनकंट्रोल। कोई कब्ज हो तो भी आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट देना शुरू करिए। भूख न लगना, उल्टी, अनिद्रा, बुखार, अनिद्रा तो हम लोग लगाते हैं 7 सीडेट 8 टोन, वहां हो गया। बुखार, कोई बुखार अनकंट्रोल्ड है तो तुरंत चले जाइए कहाँ, ये 7वें नंबर पे।
पेट दर्द, श्वास का तनाव, गर्दन दर्द, हिचकी, अनकंट्रोल्ड शब्द कहीं लिख लीजिए आप लोग, अनकंट्रोल्ड की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल की बात नहीं है। मिडल और पोन्स में उनके लक्षण, पोन्स दोनों के, कान में आवाज आना, टिनाइटिस, चक्कर, मोटापा, कमजोरी, ये जब कभी और से आपकी चिकित्सा हो सके तो इन पे ध्यान आपको दीजिए। उल्टी, नौजिया, वोमिटिंग, लड़खड़ाहट, शरीर में गांठें देखिए, वहां हम लोग गांठें कहाँ उपचार करते थे? स्प्लीन पर करते थे, लंग्स में करते थे, और हम लोग किसमें करते थे? लिम्फ में। हाँ, लिम्फ में भी एक जो चाइनीज टीसीएम, 3 चीजें भूलिए नहीं वहां पर। हाँ, यस, किडनी 75% के लिए जिम्मेदार है स्प्लीन, 15% के लिए जिम्मेदार है लंग्स, और 10% के लिए जिम्मेदार है किडनी। ठीक है। और लिम्फ तो हम लोग इसलिए लगाते हैं कि टॉक्सिन हटा दें। लिम्फ हम लोग यूज करते हैं, लिम्फ इज फॉर टॉक्सिन, कि टॉक्सिन नहीं रहेगा तो नेचुरली बहुत चीजें रुकेंगी नहीं, उसके लिए। अब यहाँ देखिए कि अगर शरीर में गांठ है, यहाँ कौन है जिम्मेदार? यहाँ फिंगर नंबर 7 जिम्मेदार है। आपको एक नया दृष्टि मिली ना कि वहां भी आप यूज कर रहे हैं मान लीजिए, और नहीं हो पा रहा तो ये एक पॉइंट आपके पास और मिल गया। शरीर में गांठें, गैस्ट्राइटिस, तो ये भी देखिए, खर्राटे, स्नोरिंग, क्यों? मिडला के ऊपर है ना ये पेंस, मतलब जा रहा है, आ रहा है, जो भी है सूचना तो वही दे रहा है। तो जैसे हम लोग कहते थे कि लंग्स जिम्मेदार है, वैसे हम लोग कह रहे हैं फिंगर नंबर 7 जिम्मेदार है। हाई बीपी मिडला के पास है ना, मिडला पोन्स वगैरह में है, देखिए मिडला क्या लिखा हो, देखिए पढ़िए, मिडला और पोन्स, तो मिडला का कंसेप्ट है कि नहीं वहां पर? स्नोरिंग मिडला में है, रेस्पिरेटरी सेंटर, हाई बीपी हार्ट वाले सेंटर, डिप्रेशन हार्ट सेंटर। ठीक है, इस तरह हम लोगों को देखना है। मौसम परिवर्तन के रोग, अब मौसम परिवर्तन में उन्होंने कहा कि मौसम में क्या होता है, ये उसका अर्थ हम बता रहे हैं, आप पढ़िएगा पूरा वो, कि जब आप कोई चेंज होता है तो आपका शरीर के जो भी पैरामीटर से वही प्रभावित होते हैं ना। आपका पानी कम हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपका जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। यही सब चीजें तो होती हैं जो मौसम परिवर्तन, माने कोई इन्फेक्शन भी होता है वो भी यही करता है। और ये भी इन्फेक्शन सारे जो आपके आते हैं, जो एनर्जी है, एनर्जी सिस्टम भी तो आपको अगेंस्ट में करती है, क्योंकि एनर्जी से कोप अप नहीं कर पाते हम लोग, उससे बैलेंस नहीं कर पाते। तो जहां एनर्जी इधर उधर हुई वहां पर यही सब रोग होते हैं। तो इन सब लोगों के लिए इवन ये कहा कि लू लगना, चक्कर, बेहोशी, उल्टियां, ये सब कीटाणुओं का संक्रमण इसी एरिया में जब चेंज होता है, तो सर्दी गर्मी हुई, बारिश और गर्मी हुई तो बैक्टीरिया डेवलप कर गया, तो वो भी बैक्टीरिया भी यही करेगा, कोई इन्फेक्शन करेगा तो शरीर उसके अगेंस्ट में कोई तैयारी करेगा कि ठीक हो जाए, तो भी प्रॉब्लम कर देगा। तो वहां हो गया। अब ये कैसे, इसमें कहा है, देखिए नख चक्रों का आपको कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क जेबू ने दिया। नख चक्रों, सर इसमें पैरालिसिस का भी दिया है, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग ही है क्या पैरालिसिस भी? वो भी हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? अगर बहुत अधिक आप विंड का अटैक है ना, अगर विंड, इंटरनल विंड, अब विंड बाहर से आई, देखिए बंद कर ले, और बैलेंस में करता है तो क्या होगा? तो भी हो सकता, मतलब ये नहीं कह रहे कि वही कारण है, वो भी कारण हो सकता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है, वो कारण भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड कोई चीज हो तो वो कारण ये ब्रेन का होना चाहिए, जो आगे पढ़ेंगे कि लगभग 60% से अधिक बीमारियां ब्रेन की होती, हम लोग समझ नहीं पाते। क्लियर? आगे चले। यस सर, यस सर। नख चक्रों कंसेप्ट दिया किसने? प्रोफेसर पार्क जीवू ने कहा, और कहा कि नख चक्रों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है। उस रेफरेंस में इसको माना गया है, इसीलिए नख चक्रों का उपचार सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। और हम लोग क्या मानते हैं, याद करिए, चाइनीज मैडम, बोलिए अनिता जैन मैडम, आपने पढ़ाया है क्या सर? चाइनीज में क्या ये कंसेप्ट है यहाँ पर, कौन सी? सर शू पॉइंट है ना सर? हाँ, जिंगवेल पॉइंट, जिंगवेल पॉइंट, यस सर।
उन्हीं को माना गया ना, वही तो है, सब यहीं पे तो है, इन्हीं एरिया में तो है, ऊपर ही तो जी है, सर। नक्षत्रों के पास ही तो है, इसीलिए वहां महत्वपूर्ण हो गए, यहाँ महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रवेश द्वार है, ओरिजिनल कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्कजीबू का। अभी हम लोग पास सब, जब कभी टाइम मिलेगा और 15 दिन मिलेगा तो हम लोग सब प्रोफेसर पार्कजीबू को पढ़ेंगे, क्योंकि वो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए सीजनल ट्रीटमेंट का कुछ भी एनसीएच में दिया है, फरवरी मार्च अप्रैल में। इसमें देखिए क्या किया है, जो आपका सामान्य अंक है उनको टोन कर दिया है और विशेष को सिलेक्ट कर दिया है। ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट का सिस्टम है एनसीएच में। फरवरी मार्च अप्रैल उनका वसंत है, तो इसमें वात है, तो वात में क्या है, प्रबल वायु है, तो उसको सिलेक्ट कर दिया, 1 कर दिया। गर्मी में 3 सिलेक्ट कर दिया, 4 टोन कर दिया। वर्षा में 5-6 कर दिया, क्योंकि वो स्थिरता और तमाम बारिश वारिश का वो कंसेप्ट है कुछ वो। और सर्दी में 7-8 ब्रेन प्रभावित होता है, इसलिए। क्लियर? तो ये एनसीएच पे ट्रीटमेंट है। हम 2-3 है, 2 मिनट 3 मिनट है, बस इसी पे करते हैं, खत्म करते हैं। संक्रमण का ये देखिए पूरा है, संक्रमण के संबंध में तो हम लोग संक्रमण का हम लोग देते हैं 0 टोन 9 सीडेट। क्लियर सबको? और बहुत अधिक वो होगा तो हम लोग एक और इस्तेमाल करते हैं, बोलिए कोई बोले। सर 3 और 4। हाँ तो बोलिए सर 2-3 4 सीडेड सर 4 सीडेड 3 टोन और 0 टोन 9 सीडेड। हाँ ठीक, 0 टोन 9 सीडेड तो ये हो गया। और वहां अगर और बढ़ाना हो तो 3 टोन 5 सीडेड, वो 4 सीडेड, क्योंकि 3 माने अग्नि जला देगी उसको, उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगी, और जो जल जो उसको आधार दे रहा था उसको कम कर देगी। क्लियर? ठंडक, गर्मी बढ़ा दीजिए। तो ये उन्होंने कहा कि ये इतने सब ये सब हो सकते हैं, ऐसे ये सब वो प्रॉब्लम जो है किसी की वजह से हो सकते हैं संक्रमण के, तो उनका संक्रमण का इलाज हम लोग आधार, अगर ये पहले से प्रिकॉशनरी हम लोग ले लें तो भी होगा। दूसरा, हम लोग ब्लैक कलर को इस्तेमाल करें तो भी हमारा चलेगा। किस पर? हम लोग स्टमक, एसआई, एलआई और यूबी भी आप शामिल कर लीजिए, यूबी बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रमण के प्रमुख कारक 5 हैं, और चाइनीज में करना हो तो हमें जीक्रेट पॉइंट सीडेट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन। क्लियर? तो ये संक्रमण का पूरा वो है, तो ये उनका आयुर्वेद में। जीआईटी वाला वही हो गया। अंत में आपका आ गया उंगली के पोरों वाला। देखिए उंगली के पोरों में उपचार। अब इसमें देखिएगा आप थोड़ा सा अंतर किया है, पोरों में जो प्लॉटिंग है थोड़ा सा चेंज हो गई, देखिए बस, और सब में नहीं। जैसे जो उन्होंने विशेष वाले हैं, जैसे एलयू लंग्स है, तो लंग्स को जब पोरों की बात आई है तो उन्होंने ऊपर के और नीचे के दोनों पोरों में रख दिया है, और बीच में यांग ऑर्गन रखा हुआ है, एलआई वाला। ऐसे सब में सर पोरो का क्या मतलब है सर? फेलेंजेस भाई। ओके सर, ओके ओके। फेलेंजेस ये जो बीच वाला एरिया है, इसको ओके सर, यस गॉट इट। पूर्वा नकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, देख क्यों 2 ही 3 में अंतर है। जो मेन है वो मेन देख लीजिए, पैंक्रियाज को, स्प्लीन में वाले पैंक्रियाज को भी कर दिया गया, इसमें पैंक्रियाज को ऊपर वाले पोर में रख दिया गया और नीचे स्प्लीन रख दिया गया और स्टमक को बीच में। और यहाँ पर फिंगर नंबर 8, फिंगर नंबर 6, 7, 8 इनमें अंतर किया गया है। क्यों अंतर किया गया? कि वाइटल सेंटर हम लोग अभी नहीं लिए थे, तो वाइटल सेंटर को बीच में ले लिया गया। वाइटल सेंटर थे ना मेडुलम में, तो वाइटल सेंटर कर दिया गया। वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, वो हमारे वो होते वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स को हम लोग ले लिया 7 नंबर पर, और 8 नंबर में हम लोग वहीं पर पास में एमाइगडेला, एक ब्रेन का ही पार्ट है, तो उसको एमाइगडेला को ले लिया गया। ये बस इतना अंतर किया गया 3 में, और सब कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इस आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये उन्होंने उसी का आधार बताया, कुछ जिसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। लास्ट में शायद ये देखिए, ये वाला है, ये देखिए, ये जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ट्रीटमेंट का कंसेप्ट दिया गया है कि जिस उसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें कहा गया कि मेथी लगाइए और हल्का सा ट्विस्टिंग दे सकते हैं उसमें,
ठीक है, हल्की सी ट्विस्टिंग दीजिए और केवल मेथी लगाइए। 0 मंथ 0 उंगली, कुछ नहीं, याद नहीं करना। 0 माने 0, 1 माने 1, 2 माने 2, 3 माने 3, 4 माने 4, सब तीनों ज्वाइंट में, ऊपर के जितने यहाँ थंब में 2 ज्वाइंट होंगे और सब में 3 होंगे, तीनों ज्वाइंट में मेथी की पट्टी की ओर बांधिए। और ये बहुत, जो लोगों ने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है। तो ये हम लोगों का वो चैप्टर समाप्त हुआ जो चैप्टर नंबर 4 कहा गया है। और हम लोगों ने इसके पहले बता चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पूरा बताया हुआ क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक बताई है ना आपको, आप लोगों को? जी सर। यस सर। तो बायोलॉजिकल क्लॉक अभी आपको फिर एक बार आएगी, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ाएंगे, मतलब उसमें आई होगी जो जब इसमें चरक 1 में हम पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने द्रव्य जो 6 घटक है उसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक आई थी, तो उसमें पढ़ाने की आवश्यकता है? बोलिए, बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग डिस्कस किया है ना? छोड़ दीजिए, आगे नहीं चाहिए। अब तो उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक कितना आप उसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, शेष उसमें वही चीजें हैं, उनके हिसाब से आचरण करना, दोनों मिक्स कर दीजिए, आयुर्वेदिक और चाइनीज दोनों को देखिए, जो कॉमन चीजें हों वो आपको माननी चाहिए, और उसके हिसाब से करेंगे तो ये जो आपको कहते हैं नहीं कि हमारे स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हमारे डेली रूटीन की है, उस पर जो प्रभावित होते हैं रोग, उनमें निजात यही मिलेगी कि भाई आप 1 बजे न सोइए, जगिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। हम लोग का मूल अवधारणा क्या है कि हम लोग ज्ञान एकत्र करना है, और ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान के लिए मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि ज्ञान के लिए आप ऐसा भी बहुत भाग दौड़ भी मत करिए। मेरा देखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सी ये तो आए फल हुए। ऐसा मत सोचिए। कुछ लोग मैंने देखा, 1-2 एग्जाम्पल, नाम नहीं लूंगा, 2 लेडीज आई थी, हमसे बोली, लेकिन हमने देखा बात प्रकृति की है। बात प्रकृति कैसे मालूम हुई? एक तो लगातार बोलना, एनर्जी खर्च होती है ना, बोलने में एनर्जी बहुत खर्च होती है, तो लगातार बोलना, कहीं पर कंसंट्रेट न करना, कहीं तो आवे पृथ्वी, तो आवे पृथ्वी कहीं आना चाहिए। बोलिए, आप लोग थोड़ा एक आध खोल लिया करिए, उससे आपको सुनने में आसानी मिलती है। सुन रहे हैं हाँ सर, सुन रहे हैं सर। बात प्रकृति माने मूवमेंट होना, और स्थिरता माने पृथ्वी, कहीं तो स्थिर होइए, जब आवश्यकता हो तो बोलिए, और जब दूसरे सुनना हो तो स्थिर होइए, नहीं होंगे? बिल्कुल सर। तो स्थिरता अगर न हो तो बात केवल बात प्रकृति है, वायु, तो वो हुआ, एक तो स्थिर नहीं है। फिर कंसेप्ट में कि हमने गिना डाला, उन्होंने तमाम लोगों को कि हमने वहां ट्रीटमेंट किया था, हम उस हॉस्पिटल में गए थे, हमने उस हॉस्पिटल में किया, वहां इतना बढ़िया, वहां उतना बढ़िया है, और वहां ये है वो है। इतने नाम तो हमको भी याद नहीं थे, एक्यूप्रेशर में जितने नाम उनको मालूम थे। तो हमने कहा, मैडम आप सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं। बोले, यार मैं बहुत सीनियर हूँ आपसे, लेकिन मुझे लगाने नहीं आते हैं। तो हमने कहा, हम लोग जितना हम लोग जानते हैं उतना आपको सिखा देंगे। लेकिन इतने नाम उन्होंने बताया कि हम लोग डर गए कि भाई, मतलब कोई ऐसा नाम देश का बाकी नहीं बचा, और जिसको हम लोग कहें कि उसको, बोले वो तो मैं जानती हूँ, बदमाश है, वो ये है, वो ये वो भी सब वो करता, मतलब सारी चीजें। तो हमने कहा ये कंसंट्रेट पा रही, तो इनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो मेरा कहना है कि थेरेपी के लिए बहुत आगे दौड़िए नहीं कि इधर ही भाग रहे हैं, फिर बाएं, पहले दाएं जा रहे थे, अचानक बाएं भागने लगे। एक दिशा में रहिए, एक दिशा में रहिए, बहुत आगे मत जाइए। सब किताबों में है, अगर आपने आत्मसात कर लिया तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टिटाइस 24 इतनी दी हुई है, आप पढ़िएगा, कोई एलोपैथ के पास उतना नहीं है जितना इन किताबों में है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बार
पढ़ लीजिए। अब वो छोटे सतही चीजों के लिए भागने से बहुत नहीं। और नंबर 1 नंबर 2 बहुत, देखिए आप भी जानते हैं, ऐसा तो है कि हमसे सब सीनियर हैं, हमसे सब ज्ञानी हैं, हमसे सब योग्य हैं, सब गुणी हैं, गुणाग्रज हैं। सब जानते हैं कि जब हमको कोई चीज बेचनी होती है तो हम अंदर मटेरियल चाहे 5 ही रुपए का रखें, बाहर 100 रुपए का बिल लगा देते हैं। यस जी सर। इनसे हमको बचना चाहिए। मेरा इशारा बहुत पर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन तो खर्च हो ही रहा है, तब भी आप कहीं खर्च कर रहे हैं कि नहीं खर्च कर रहे हैं? तो धन बहुत खर्च करने की दिशा में आगे मत बढ़िए कि हम नंबर 1 पे हम ही देख कर दें कि वो कौन आया था, जी का वो आया था, अरे किसका उन्होंने लॉन्च किया था मोबाइल, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 1 लाख का मोबाइल, उन्होंने कहा करे 1 लाख के लिए हम पहले देने तैयार है, तो 10 लाख तक की डिमांड आ गई। 1 लाख वो बेच रहे थे, 10 लाख की डिमांड आ गई। आईफोन सर। हाँ, जो भी हो, मतलब मेरा कहना है कि ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें। हम लोग ज्ञान को धीरे धीरे, हम आपको चाहते हैं कि आप सब पढ़ जाइए, उसको आत्मसात करते चलिए। हम कोशिश करेंगे, जब तक हमारे शक्ति है, साहस है, धैर्य है, बल है, तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी एजुकेशन देते रहें। कहीं जो होगा वो हम लोग उसको खुद पढ़ करके और आपको समर्पित कर देंगे। कोशिश हमारी यही है। तो इसलिए जो है इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। खेमका सर का सीखना कभी ये नहीं था कि बहुत पैसा खर्च हो। पहले सुन लीजिए, ईच वन रीच वन कंसेप्ट नहीं, आप समझिए कंसेप्ट क्या है। ईच वन रीच वन कैसे होगा? करोड़ों लोग बैठे, 130 करोड़ की जनता बैठी हुई है, कैसे पहुंचेंगे? 1 करोड़ पे पहुंच गए तो कितना पहुंचे? 1/130 करोड़, 1/130 ही तो हुआ। तो इतने में क्या हो जाएगा? कौन थेरेपी बढ़ जाएगी? और अगर इसी में से फिर दूसरा आंकड़ा देखिए, पहली किताब ट्रीटाइज 1 में पढ़िएगा, ट्रीटाइज 1 का पहला जो पन्ना है, पहला पन्ना पढ़िएगा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं तो आपको लगेगा कि हाँ, खेमका सर क्या सोच रहे थे। उनके किताब के, उसको हम लोग पढ़ते नहीं है कि सर समर्पण को कह रहे ना। हाँ, तो शुरू का मूल लिखा कि भाई वर्चुअली जो है हमारे देश में कितनी गरीबी है, और उस गरीबी के रेफरेंस में हमको सब करना है। अगर अमीरी की बात होनी तो हमारे पे एलोपैथ चिकित्सक बहुत बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आप 15 लाख जमा कर दीजिए, तब आइए कल, क्या समझ देंगे। तो हमारे लिए वो नहीं है पैसा। इस देश गरीब देश है, गरीब मुल्क है, इसमें उस रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग अपने धन को सदुपयोग करके रखें। बस मेरा केवल ये कहना है, मैं अधिक बात नहीं चाहता हूँ। हमारा ये है, हम आपके साथ हैं, आप हमारी टीम के सक्रिय सदस्य हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है खेमका सर के सपने, जो आदर्श हैं, वो सब जगह फैलें, और उसी से हमारी थेरेपी को पहचान मिलेगी। और जब पहचान मिलेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और जो पीड़ित मानवता है उसको भी अच्छा लगेगा। और इन्हीं शब्दों से हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों से लोग विदा लेते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सर, नमस्कार। प्रणाम सर। सर किसी ने हैंड्स अप किया है सर। हाँ बोलिए जी सर। किसने किया था हैंड्स अप? मैंने देखा था अभी एक्चुअल में। गलती से हो गया, गलती से। ओके सर, ओके राइट सर। गलती से होता है, अधिकार से होता है, इसलिए हम लोग ठीक ध्यान सर। देता नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर।